दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। पूरे देश को जिसका इंतजार था वो आधी रात को भारतीय सेना के पराक्रम ने कर दिखाया। 140 करोड़ लोगों की उम्मीदों पर हमेशा की तरह एक बार फिर, चाहे इंडियन एयरफोर्स हो या इंडियन आर्मी हो, यानी मिलिट्री के जवान, हमारी सेना, हमारी सरकार, हमारा विपक्ष और 140 करोड़ लोग, ये सब खरे उतरे और अंततः पाकिस्तान को यह संदेश दिया कि तुम छिप कर मारते हो, हम घुस कर मारते हैं। पाकिस्तान ने छिपकर निर्दोष लोगों की, सैलानियों की, टूरिस्टों की मारने का काम किया था पहलगाम की बैसारन वैली में, और ये 22 अप्रैल को किया गया था। 2 हफ्ते बीतते बीतते, यानी कल रात 6 और 7 मई की दरमियानी रात 1:05 से 1:35 के बीच में 15 ठिकानों पर पाकिस्तान के अंदर भी और पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के अंदर भी घुसकर भारतीय सेना ने कार्रवाई की, और एक ऐसी कार्रवाई की, इस प्रकार की कार्रवाई की जिस कार्रवाई में जैसे मोहम्मद के ठिकाने भी तबाह हुए, लश्कर के ठिकाने भी तबाह हुए और कई सारे सरगनाओं के तो परिवार के परिवार तबाह हो गए। लेकिन याद रखिए, भारतीय सेना ने यहां भी मर्यादा का पालन किया। पाकिस्तानी मिलिट्री के किसी बेस को निशाना नहीं बनाया, सिविलियन को निशाना नहीं बनाया, बल्कि आतंकी कैंपों और उनके पनाहगारों को निशाना बनाने का काम किया। और निश्चित तौर पर आज की तारीख में हमारे पास सेना को धन्यवाद देने के लिए शब्द नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर इस ऑपरेशन का नाम दिया गया था, लेकिन हम सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि सलाम इंडिया, सलाम इंडियन आर्मी, सलाम इंडियन एयरफोर्स। और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए बेहद लंबा वक्त भारतीय आर्मी के साथ जम्मू कश्मीर में बिता चुके लेफ्टिनेंट जनरल सरबजीत सिंह ढिल्लो जी के साथ चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलते हैं सीधे सरबजीत सिंह ढिल्लो जी के पास। ढिल्लो साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। और सबसे पहले हम अपने दर्शकों की तरफ से आपकी भारतीय आर्मी, इंडियन आर्मी, हमारी आर्मी, इन सबको सैल्यूट करते हैं। और आज जिस प्रकार की परिस्थितियां बनी है, उन परिस्थितियों में सबसे पहले आपके माध्यम से हम पूरी भारतीय सेना, एयरफोर्स, नेवी, सबको, यहां तक कि पैरामिलिट्री के लोगों को भी, आम लोगों को भी, इस देशवासियों को भी कहीं ना कहीं हम धन्यवाद देते हैं। तब हम सवाल जवाब का सिलसिला आपसे अब शुरू करेंगे। तो पहला सवाल, आप 1971 की जंग में रहे, आप कश्मीर में लंबे समय तक भारतीय सेना के कमांडर रहे और तमाम बड़े ऑपरेशन को करीब से देखने का काम किया। क्या लगता है, इस तरह के ऑपरेशन के लिए कितनी तैयारियों की जरूरत होती है? और जो 13-14 दिन लगे हैं इस पूरे काम को करने में, उसके बाद बहुत सफलतापूर्वक इसको अंजाम दिया गया है, तो कैसे इस तरह की चीजें की जाती है? और वही चीज आप मुझे बताइए जो बताने योग्य हो। जो बताने योग्य नहीं हो वो हम नहीं चाहेंगे कि आप बताएं जी। कोई ऐसी बात नहीं अभिषेक जी। 3 चीजें हैं। सबसे पहले ये है कि अपना मुद्दा देखना, हम करना क्या चाहते हैं। हमारे ऊपर पहलगाम में 22 अप्रैल को पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिस्ट एक्ट हुआ। तो हमारा मुद्दा ये है कि हमने टेररिस्ट, पाकिस्तान की जो टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ठोकना है। सबसे पहले वो हमारा मुद्दा तय होता है कि हमने करना क्या है। हमने कोई सिविलियन टारगेट नहीं टारगेट करना है, ना कोई मिलिट्री टारगेट, ना कोई इकोनॉमिक टारगेट, ना कोई इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट, ना कोई एयरफील्ड, ना कोई एयरपोर्ट। हमने उनका टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट करना है। उसके बेसिस के ऊपर हमने फिर टारगेट अपने चुनने हैं, क्योंकि ये नहीं है कि जैसे कल हमने 9 बेसिस के ऊपर 20 हमले किए। ये नहीं कि सिर्फ 9 टेररिस्ट कैंप्स हैं, टेररिस्ट कैंप्स तो कई ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। 9 ये चुने हैं क्योंकि कई इनमें से हैं जो अकेले हैं, जिनको जब हम अटैक करेंगे तो कोलैटरल डैमेज कम से कम होगा, सिविलियन डैमेज कम से कम होगा। तो ये टारगेट चुनने के बाद फिर हमने देखना है कि हम कितनी तबाही करना चाहते हैं। क्योंकि अगर एक टारगेट के ऊपर ज्यादा गोला बारूद आ जाए तो नजदीक के एरिया में, नजदीक के लोगों में, नजदीकी घरों में और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर में भी तबाही होगी। तो हमने देखना है कि कितना बारूद इस्तेमाल करना है, कौन से टारगेट के ऊपर करना है, और फिर टाइमिंग देखना है। और इसमें सबसे बड़ी चीज होती है कि हमने सरप्राइज हासिल करना। अगर सरप्राइज ना हो तो ये एक्शन सफल नहीं हो सकता।
तो इसमें पहले तो होता है कि टारगेट सिलेक्शन, फिर टारगेट को क्या करना है, कितनी पनिशमेंट देनी है और कौन देगा। और इस टाइम पहली दफा 1971 के बाद तीनों फोर्सेस, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी ने इकट्ठे होकर के एक ऑपरेशन लॉन्च किया है। तो मेरे को बताने की जरूरत नहीं है कि कितने लोगों को कॉन्फिडेंस में लिया होगा। प्लानिंग स्टाफ, एग्जीक्यूशन स्टाफ, इंटेलिजेंस स्टाफ, पब्लिसिटी स्टाफ, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, कई लोगों को कॉन्फिडेंस में लिया है, पर कहीं भी लीक नहीं हुई। हमारा सिस्टम वर्क किया। नीड टू नो बेसिस के ऊपर इंफॉर्मेशन शेयर होता है और ये सारा कोऑर्डिनेशन, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन बिल्कुल जब तैयार था, जब सबको मतलब कॉन्फिडेंस था कि भाई जो कुछ हम तैयारी कर सकते हैं कर ली है, अभी लॉन्च कर, तब ये लॉन्च किया है। और मेरे को बड़ी खुशी है कि बहुत सक्सेसफुली लॉन्च किया। जी डिलन साहब, एक सवाल अक्सर मन में कौंधता है। मैंने कई सारी किताबें आपके मिलिट्री ऑपरेशंस के ऊपर पढ़ी है, खास करके 1971 में, जब कहा जाता है कि इंदिरा गांधी चाहती थी कि जुलाई अगस्त के महीने में ही तत्काल ऑपरेशन शुरू कर दिया जाए बांग्लादेश में, लेकिन सैम मानेकशॉ और पूरी आर्मी चाहती थी कि बाढ़ का समय है, दिक्कत हो सकती है, पानी पहले नीचे आने दिया जाए तो दिसंबर उचित समय रहेगा, तब जाकर किया गया। ये हम लोगों ने कहीं पढ़ा है। आप लोग, आपसे ये जानना चाहते हैं कि सरकार इजाजत देती है, ये बात जरूर है कि ऑपरेशन कैसे करना है, लोकतंत्र में सरकारें इजाजत देती है। ऑपरेशन की टाइमिंग क्या हो, तारीख क्या हो, ये आप लोग तय करते हैं, आर्मी तय करती है, यानी मिलिट्री तय करती है, या ये भी सरकारें तय करती है? ये जो एक्चुअल टाइमिंग है, ये एक जॉइंट डिसीजन है। सबको पता है कि ऐसे ऑपरेशन की अहमियत तब होती है जब जल्दी से जल्दी लॉन्च किया जाए, चंद एक घंटों के अंदर हो जाए सबसे बढ़िया है, पर ऐसा ऑपरेशन चंद एक घंटों में नहीं हो सकता है, इसमें टाइम लगता है। तो ये जो डिसीजन है कि कितनी देर के बाद, कौन सी तारीख को, कौन से टाइम के ऊपर, ये एक जॉइंट डिसीजन होता है एग्जीक्यूशन का। जो हायर मिलिट्री अथॉरिटी है, जो हायर पॉलिटिकल अथॉरिटी है, वो हमको टारगेट देगा, वो हमारा टारगेट, दिए हुए टारगेट्स को अप्रूव करेगा कि ठीक है भाई ये ठीक है, और उनको पता है, हमको पता है कि जल्दी से जल्दी करना है। फिर हम उनको वापस जाके कहेंगे कि भाई ये ऑपरेशन हम तकरीबन इस डेट और इस डेट के बीच में कर सकते हैं। वेदर कंडीशन देखना होता है, मूनलाइट देखना पड़ता है, कई और चीजें देखनी पड़ती है, सिक्योरिटी देखनी पड़ती है, सीक्रेसी देखनी पड़ती है, सरप्राइज देखना पड़ता है। तो वो सबको मद्देनजर रखते हुए हम फिर जाकर के रेकमेंड करते हैं कि इस डेट और इस डेट के बीच में हम कर सकते हैं। फिर इकट्ठे बैठ करके फैसला होता है कि भाई इस डेट को हम कर सकते हैं, क्योंकि डिप्लोमेसी का भी काम है। उन्होंने तैयार करना है, हमारे जो दोस्त देश हैं उनको ब्रीफ करना है, उनको बताना है, उनकी सपोर्ट चाहिए। हमको अपनी सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बताना है, क्योंकि जब वापसी हमला होगा तो खतरा हो सकता है हमारे नागरिकों को जी, तो उनको भी बताना पड़ता है जी। तो सबको मतलब कॉन्फिडेंस में लेकर के जब डेट सेट होती है, कम से कम लोगों को कॉन्फिडेंस में लेकर के डेट सेट होती है और फिर लॉन्च होता है। सर, आपने तो कश्मीर में लंबा वक्त बिताया है, खासकर भारतीय सेना की तरफ से कमांडर के तौर पर, चीफ के तौर पर वहां पर बिताया है। पीओके में जो गतिविधियां होती है, जो टेररिस्ट कैंप है, जैसे कल कुछ नष्ट किए गए, जैसे पीओके में मुजफ्फराबाद स्थित लश्कर के सवाई नाला ट्रेनिंग सेंटर को नष्ट किया गया, उसको निशाना बनाया गया। उसके बाद मुजफ्फराबाद का सैयदना बिलाल कैंप, यहाँ एक्सप्लोसिव हथियार और जंगल सर्वाइवल की ट्रेनिंग दी जाती थी, इन सब चीजों को किया गया। कोटली का लश्कर का गुरपुर कैंप, पुंछ में श्रद्धालुओं पर जो हमला हुआ था वो यहीं से आए हुए लोग बताए जाते हैं। तो इस तरह के ऑपरेशन और इस तरह के ठिकानों की जो पूरी जानकारी होती है, पूरी मैपिंग होती है, और फिर उसके बाद ऑपरेशन की तैयारी होती है, क्या आपको लगता है कि ये इस हेक्टिक टास्क को आप लोग कैसे अंजाम देते हैं? मतलब सामान्य भाषा में अगर हम जैसे लोग या आम आदमी समझने की कोशिश करें कि जो आपके एम्बिट से बाहर है, मतलब पीओके हमारा हिस्सा है, लेकिन कालचक्र की परिस्थितियां ऐसी है कि फिलहाल वो हमारे नियंत्रण से बाहर है। पाकिस्तान के अंदर जो टेररिस्ट कैंप चल रहे हैं
वहां आप लोग अपने लिए किस प्रकार से हालात बनाते हैं कि वहां एक उसकी एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों के पास हो कि यही वो जगह है, किसी सिविलियन को नुकसान ना हो और सीधे सीधे निशाने पर वही कैंप आ जाए? देखो जी, ये जो इंटेलिजेंस गैदरिंग है ये कई तरीकों से होता है और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये है नहीं कि अभी हम चूज करें कि हाँ भाई ये इस कैंप को हमने अटैक करना है तो फिर इंफॉर्मेशन शुरू होगी, नहीं। ये इंफॉर्मेशन जो है ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। हमारे एजेंट से बाय एयर, बाय सैटेलाइट, बाय ईव्सड्रॉपिंग, बाय इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, कई एक तरीके हैं। बस जाती है, बस आती है, लोग पीओके से आते हैं, जाते हैं, कई सालों से वो हो रहा था। किससे क्या इंफॉर्मेशन होती है, एक डॉसियर बनता है, हर कैंप का एक फोल्डर बनता है कि ये एक टेररिस्ट कैंप है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ ट्रेनिंग दी जाती है, यहाँ इंडोक्ट्रिनेशन किया जाता है, यहाँ इनको रेस्ट दिया जाता है, यहाँ इनको लॉन्च किया जाता है, यहाँ इनके मदरसा है। हर एक टेररिस्ट ट्रेनिंग, हर एक टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की मतलब कंपाइल होता है कि यहाँ क्या 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 होता है और फिर ये चुना जाता है। और ये नहीं होता है कि हर एक कैंप को लेना है, मैसेज भेजना है दूसरे पार्टी को, इस केस में पाकिस्तान, कि हमको पता है कि आपके कैंप कहाँ कहाँ हैं और हम हर एक को ठोक सकते हैं, मार सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। कितना लेवल ऑफ डिस्ट्रक्शन होता है वो हम कोशिश कर सकते हैं कि मैक्सिमम लेवल हो, और कितना होता है वो बाद में पता लगे। लेकिन इस पर जो तीखी प्रतिक्रिया पाकिस्तान की तरफ से आ रही है, और आज भी देखा गया कि जिस प्रकार से पुंछ के इलाके में सिविलियन को निशाना बनाया गया, 10 के करीब लोग हताहत हुए हैं और 35 लोग घायल बताए जाते हैं। ये कायराना कार्रवाई से अब भी वो बाज क्यों नहीं आ रहा है? ये बड़ा आश्चर्य होता है देख के कि इतनी बड़ी हरकत, इतनी बड़ी कायराना कार्रवाई कम से कम आज से नहीं, ये 87-88 से चल रहा है, जब पाकिस्तान ने कश्मीर में दूसरे तरीके से आतंकी कैंपों को मजबूत करना शुरू किया, उनको दाना पानी उपलब्ध कराना शुरू किया, तब से कभी उसका पेस कम होता है, कभी तेज होता है, लेकिन ये कार्रवाई 37-38 सालों से चल रही है। अब तत्काल का जख्म है, फिर उसके बाद ये कार्रवाई हो गई है पुंछ में। ये क्या कर रहे हैं सब? इसका आपको उनका जो मेंटल सोच है उसमें जाना पड़ता है। पाकिस्तान ने अपने आप को अपने फौज के हवाले कर दिया है। ये एक देश नहीं है जिसके पास फौज है, ये एक फौज है जिसके पास एक देश है। फौज ही है जो यहाँ का रोज रोज का जो काम है, हुकूमत है, जो कुछ है, बिहाइंड द सीन्स हो या ऑन द सीन्स हो, मार्शल लॉ हो या पीछे से आवाज दें और हो जाए। सच तो ये है कि जब से पाकिस्तान अलग हुआ है, जब से पाकिस्तान बना है, इनकी फौज ही उस देश को चलाती है। उनका एक ही इंटरेस्ट है कि उन्होंने आवाम को हमेशा बता रखा है कि सिर्फ हम ही एक हैं जो इस देश को चला सकते हैं, बचा सकते हैं और सिक्योर रख सकते हैं। उस इमेज को जो है उन्होंने बरकरार रखना है। तो वो कभी दिखा नहीं सकते कि हम फेल हो रहे हैं। 65 की लड़ाई में वो बोलते हैं हम बहुत सफल थे, बांग्लादेश, ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया, वो कहते हैं कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। इतना बड़ा हिस्सा एक देश का निकल गया, एक आजाद मुल्क बन गया, और वो कहते हैं कुछ नहीं हुआ। जब कोई स्ट्राइक होती है तब भी वो कहते हैं वो भी बालाकोट में क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ जी। सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ जी। वो अपना जो ऑरा है, जो हम बोलते हैं इंग्लिश में ऑरा, अपनी आवाम में, वो बरकरार रखना चाहते हैं कि भाई हम ही एक हैं जो इस देश को बचा सकते हैं और हमारी बात सुनो। और वो एक किस्म के वहां मालिक हैं और अवाम उनके गुलाम है। लेकिन एक चीज बताइए, पाकिस्तान कभी भी सामने से जंग लड़ने के लिए 71 के बाद तैयार क्यों नहीं होता? हमेशा कायरों की तरफ पीछे से हमला क्यों करता है? कभी टूरिस्टों के ऊपर, कभी किस तरह से करगिल में ऊपर एक दुर्गम इलाके में फौज चढ़ा दी थी। ये घटना जो होती है, एक समय तो भारत की संसद भवन तक पाक प्रायोजित
आतंकी पहुंच गए थे और कितना बड़ा ऑपरेशन था, लोकतंत्र के मंदिर तक वो लोग पहुंच गए थे। ये काम वो क्यों करता है? उसे सामने से जंग लड़ने में दिक्कत क्या आती है? एक बार दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, सामने से आ जाए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाए तो उसके बाद अगले दिन उनको कौन दूध देगा? वो ये चाहते हैं कि ये जो स्टेट ऑफ एम्बिग्विटी है, ये जो स्टेट ऑफ हुकूमत है, वो चली रहे, बरकरार रहे। उनकी जो सोसाइटी में फौज की जो पोजीशन है, नंबर 1 है, और कोई प्रोफेशन नहीं है, फौज है। और अगर आप फौज के ऑफिसर बन गए तो आपकी पता नहीं कितनी पीढ़ियों का अगला गुजारा हो जाएगा। तो वो नहीं चाहते कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए और अगले दिन नतीजा मिल जाए और खत्म हो जाए। वो चाहते हैं कि उनकी पोजीशन ऑफ डोमिनेंस बरकरार रहे, सदियों के लिए, हमेशा के लिए बरकरार रहे। तो वो खत्म भी नहीं करना चाहते। फॉर्मर आर्मी चीफ ऑफ इंडिया मनोज नरवणे साहब, आपके साथी, उनका बयान आया और एक बयान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का आया है। नरवणे साहब ने कहा है कि पिक्चर अभी बाकी है, यानी मामला यहीं तक नहीं है, आगे कुछ और बड़ी कार्रवाई हो सकती है, ऐसा हम लोग समझ पा रहे हैं उनके बयान से। वहीं शहबाज शरीफ जवाब देने की भाषा में बात कर रहे हैं। क्या आपको लगता है जवाब देने की हालत में शहबाज शरीफ हैं? और मनोज नरवणे साहब ने जो बात कही है उसका आशय क्या है? देखो जी, शहबाज साहब क्या बोले क्या नहीं बोले, वो 3 बजे उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी या बातचीत करनी थी या देश से बात करना था, मैंने सुना नहीं कि उन्होंने क्या बोला। पर वो भी एक प्रॉप्ड अप सरकार है, वो एक सरकार नहीं है जिसको डेमोक्रेटिक तरीके से इलेक्ट किया गया है और हुकूमत की कोई स्टेटस हो या लेजिटिमेसी हो। फौज की तरफ से एक कॉम्प्रोमाइज सरकार बनाई गई, इमरान खान को अंदर डाला गया, शहबाज शरीफ को बनाया गया और वो प्रधानमंत्री बन गए। जिस दिन फौज समझती है कि उसका काम हो गया है और उसको अभी कोई जरूरत नहीं है तो उसको निकाल देंगे। तो ये भी जो है, शहबाज शरीफ जो है, ये भी बिहोल्डन है आर्मी चीफ को, कि जब तक आर्मी का वो हाँ करते रहे या जी हजूरी करते रहे तो होता रहेगा, नहीं तो फिर उनके लिए खुद मुश्किल हो जाता है। तो ये जो सारे फैसले हैं कि पाकिस्तान क्या करेगा, कब करेगा, कितने इंटेंसिटी से करेगा, ये मेरे विचार से आर्मी चीफ डिसाइड करेगा। और शायद प्राइम मिनिस्टर के मुंह से निकले वो डिसीजन, या राष्ट्रपति कहे या होम मिनिस्टर कहे या उनके डिफेंस मिनिस्टर कहें, फैसला जो है आर्मी चीफ करेगा। एक अभी ताजा खबर मिली है कि गृह मंत्री अमित शाह 9 राज्यों के, जिसमें ज्यादातर सीमावर्ती राज्य हैं, उनके मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उन राज्यों में एक आशंका है कि पाकिस्तान कोई जवाबी कार्रवाई कर सकता है। अगर जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान ने की, उसके बाद क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान का अस्तित्व बचने की स्थिति में भी फिलहाल दिखाई दे रहा है? क्योंकि देश का जो मूड है और आज की तारीख में जो भारतीय सेना का मनोबल बढ़ा हुआ है, वैसे हमेशा सेना का मनोबल हमारा बढ़ा रहता है, क्या लगता है आपको? जो होम मिनिस्टर साहब बात कर रहे हैं पूरे ये 11 स्टेट्स के साथ, बहुत अच्छी बात है, सबको बताना चाहिए कि क्या हो सकता है। चाहे पाकिस्तान कुछ करे ना करे, हमारी तैयारी पूरी होनी चाहिए। अगर पाकिस्तान कहे कि मैं कुछ करूंगा और सिर्फ JNK में करूंगा, हमारी तैयारी होनी चाहिए। अगर वो कहे कि मैं सिर्फ FO से स्ट्राइक करके वापस आ जाऊंगा, हमारी तैयारी होनी चाहिए। अगर वो चाहे कि भाई इंडिया ने तो इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस नहीं किया, सिर्फ एमुनिशन भेजा है बॉर्डर, इंटरनेशनल बॉर्डर के पार, जब जैसे हमने बहावलपुर और मुरीदके में स्ट्राइक किया, वो करना चाहता है वो करे। हमको हर एक हालात के लिए तैयार रहना चाहिए। हम अपना गार्ड डाउन नहीं कर सकते कि काम खत्म हो गया, हमारी तरफ से काम खत्म हो गया, पर अब पाकिस्तान क्या करेगा उसके लिए हमारी पूरी तैयारी होनी चाहिए। हर ऑप्शन के लिए तैयारी होनी चाहिए। क्या ऑप्शन वो अडॉप्ट करेगा वो उसके ऊपर निर्भर है, पर मेरा विचार है कि वो कुछ ना कुछ तो करेगा। आवाम को दिखाने के लिए उसको कुछ करना पड़ेगा।
कितना विशेष होता है, कितना डेंजरस होता है, वो देखना पड़ेगा। जी, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि सुखोई का कल इस्तेमाल हुआ, रफाल का इस्तेमाल हुआ, अभी ब्रह्मोस के इस्तेमाल की खबर तो मुझे नहीं मिली है, लेकिन इन दोनों का इस्तेमाल हुआ है और सक्सेसफुली हुआ है। सवाल यह है कि हमारी आर्मी बहुत मजबूत है, आपके साथी जो अभी भी सेवा में है सब मजबूत है, इलाके के लोग भी बहुत मजबूत है कि किसी भी तरह से उधर से कुछ भी होगा तो मुकाबला कर लेंगे। आर्मी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए लोग तैयार हैं। सर, एक चीज तो हम लोगों ने देखी कि जिस प्रकार से भारतीय सेना ने जवाब दिया और जिस प्रकार से हमारी जमीनी तैयारी है वो कहीं भी दुनिया की किसी भी सेना से कमतर नहीं है, लेकिन टेक्निकल पहलू को जरा मैं थोड़ा कम समझता हूँ। अगर कोई मिसाइल डिफेंस सिस्टम की बात हो, अगर कोई मिसाइल अटैक होता है जवाबी कार्रवाई के तहत, तो उसके लिए हमारे पास किस तरह की व्यवस्था है और किस तरह से उस मिसाइल को हम निष्प्रभावी कर सकते हैं, नल एंड वॉइड कर सकते हैं? देखो जी, हमारे पास एंटी एयर डिफेंस सिस्टम्स है, जिसका पूरा टेक्निकल डिटेल मैं नहीं दे सकूंगा। कुछ तो मेरे को पता भी नहीं है, खुद नहीं पता है, और कुछ तो पता है वो थोड़ा मैं शेयर नहीं कर सकता हूँ। पर ये है कि मिसाइल डिफेंस जो है हमारे पास है, मिसाइल को न्यूट्रलाइज करने के लिए जरूरी है कि सबसे पहले उसको पिकअप बहुत जल्दी करना चाहिए, तो रडार्स होने चाहिए। जो रडार्स जो जैसे ही मिसाइल लॉन्च होती है वो उसको पिकअप कर लें, उसका स्पीड, उसका डिस्टेंस, उसका टाइम किस दिशा में हेडेड है, उससे कैलकुलेट कर सकते हैं कि उसका टारगेट लाइकली क्या है, और उसको इंटरसेप्ट करने के लिए तैयारियां हैं। ये नहीं है कि पहली दफा, आप इजराइल वॉर में भी देख रहे होंगे जब हुती मिसाइल लॉन्च करते हैं इजराइल के ऊपर, कैसे वो उसको हवा में ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं। हमारे पास भी टेक्नोलॉजी है, पर मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि कौन सी है और कितनी इफेक्टिव है, और वही है जो इजराइल के पास है या दूसरी है उससे अच्छी है या नहीं है। रशियन इक्विपमेंट है, बाकी वेस्टर्न इक्विपमेंट है, पर ये है कि हम डिफेंसलेस नहीं है। हमारे एयर डिफेंस जो है काफी तगड़ी है, बरकरार है, और टाइम आने पर इस्तेमाल होगी। जी, आखिरी सवाल ढिल्लन साहब, क्या ये मान लिया जाए जो नरवणे साहब ने कहा है कि पिक्चर अभी बाकी है? पिक्चर अभी बाकी का ये है कि देखिए अभिषेक जी, पिछले 70-75 साल जब से पाकिस्तान बना है, ये हमारी साइड में एक किस्म का कांटा है। जो हम विकसित भारत का सपना देखते हैं, जो हम विकसित भारत बनना चाहते हैं, ये एक अड़चन हमारी साइड में हमेशा रही, और इस अड़चन को हमने निकालना है। आज की जो ब्रीफिंग है उसमें सबसे पहले उन्होंने जो प्रेजेंटेशन जब किया था, शुरू किया था 2001 पार्लियामेंट अटैक के ऊपर, फिर अक्षरधाम का अटैक, और फिर ये अटैक, वो पूरा किया, और उसके एंड में आया था नो मोर। मैं वो नो मोर के ऊपर स्ट्रेस करता हूं। मैं उसमें पूरा बिलीव करता हूं कि बहुत सह लिया है, 75 साल के लिए हमने सह लिया, बहुत सह लिया। अभी उनको वंस एंड फॉर ऑल हमारे कांटे को पकड़ करके फेंक देना है, और उनको बताना है कि भाई आप अपना देश संभालो, जो आप कर सकते हो अपने देश की तरक्की के लिए वो करिए, और रोज रोज का जो आप दखल करते हो, जो टेररिज्म स्पॉन्सर करते हो, वो बंद करो और हमको अपना काम करते हो। वंस एंड फॉर ऑल वी हैव टू टेल देम इनफ इज इनफ, बहुत हो गया, बस कर। और एक क्लियर मैसेज जाना चाहिए, और ये जो कल रात को जो एक्शन हुआ है वो पहला कदम है उस क्लियर मैसेज को भेजने में प्रधानमंत्री की तरफ से कि भाई बहुत हो गया है। आपने पहले भी किया, हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया जब उरी का हुआ, फिर आपने किया पुलवामा, हमने बालाकोट किया, आपने किया पहलगाम, हमने ये किया। अभी आप और हमारी पेशेंस टेस्ट मत करो, आप अपना काम करिए, आप देश है, आप इंडिपेंडेंट देश है, आप अपना तरक्की करिए, हमको कोई लेना देना नहीं है उससे। पर हमारे देश की इंटरनल अफेयर्स में अंदर, हमारे देश के अंदर आपको कोई नुक्ताचीनी करने की जरूरत नहीं, ना दखल अंदाजी करने की जरूरत।
तो आपने देखा किस प्रकार से भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट जनरल जैसे बेहद महत्वपूर्ण पद पर कश्मीर में अपनी सेवा दे चुके, लंबे वक्त तक सेवा दे चुके और कई सारे ऑपरेशंस का हिस्सा रहे जनरल एस एस ढिल्लन साहब ने जिस प्रकार से इस सैनिक कार्रवाई के बारे में जहां तक संभव था, जहां तक परमिटेड था, जहां तक आर्मी प्रोटोकॉल के लिहाज से बताया जा सकता था, वहां तक उन्होंने बताया और यह साफ कर दिया कि किस प्रकार से भारतीय सेना ने कार्रवाई की है और आगे भी अगर इस तरह की गुस्ताखी पाकिस्तान करता रहेगा तो भारतीय सेना अपनी कार्रवाई करने की क्षमता से पीछे नहीं हटेगी। और अब पाकिस्तान जैसे देशों को जो आतंक के नाम पर बराबर इस देश में कहीं ना कहीं गड़बड़ियां फैलाने की कोशिश करते रहे हैं, उन्हें भी ये समझ लेना चाहिए कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को ऐसी कायराना कार्रवाइयों से झुकाया नहीं जा सकता है। और पाकिस्तान के लिए क्या कहा जाए, इसी तरह की कार्रवाई का नतीजा था कि पाकिस्तान दो टुकड़ों में बंट गया और अब पाकिस्तान के अंदर जिस प्रकार के हालात है, सिंध उनके कंट्रोल से बाहर दिख रहा है, बलूचिस्तान करीब करीब बाहर दिख रहा है, फ्रंटियर की स्थिति तो ऐसी है कि वो नाम का ही पाकिस्तान के साथ टिका हुआ दिखाई देता है। तो क्या पाकिस्तान के साथ सिर्फ पाकिस्तान के हिस्से वाला पंजाबी बचेगा? शहबाज शरीफ जिस अंदाज में बात कर रहे हैं वो अंदाज कहीं ना कहीं भारतीय सेना को अपना शौर्य, अपना पराक्रम दिखाने के लिए और ज्यादा आदर्श परिस्थितियों का निर्माण तो नहीं करेगा। शायद इसी को देखते हुए कहा जा रहा है कि पिक्चर अभी बाकी है। तो देखते जाइए कौन सी पिक्चर बाकी है। फिलहाल तो जो पिक्चर भारतीय सेना ने, इंडियन एयरफोर्स ने जिस प्रकार से जो शौर्य से भरी हुई पिक्चर रिलीज की है, उस पिक्चर ने पाकिस्तान में बैठे हुए टेरर कैंपों को तो दहला कर रख दिया है और खासकर उनके खुशामदीदों को भी दहला करके रख दिया है। तो आगे देखते हैं कि किस प्रकार से अब सुधरने का नाम लेते हैं या कहीं ना कहीं इस तरह की गतिविधियों को जारी रखने की अपनी उनकी जो मंशा है उसी नीति पर चलते हुए वो दिखाई देते हैं। देखते हैं जो भी होगा उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। ढिल्लों साहब, आपने हमारे लिए समय निकाला, बेहद महत्वपूर्ण समय में। मुझे पता है कि कई चैनलों पर आजकल आपकी व्यस्तता बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है। हम सबसे पहले आपके साथ साथ इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी और तमाम पैरामिलिट्री के जो भी लोग हैं उन सब के आगे अपने दर्शकों की तरफ से नतमस्तक होते हैं और कहीं ना कहीं जो हालात है उनमें आप हैं तो हम सब सुरक्षित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद ढिल्लों साहब, नमस्कार। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।